Welcome to Law Ignosi. In the series of the Indian Evidence Act, today we are going to cover section number 4, in which we will try to understand what is presumption, and then we will eventually discuss the definitions of may presume, shall presume, and conclusive proof. So let's get started. So before moving into the definitions and all, let's try to understand dictionary meanings of these words. So once you understand the exact meanings of these words, it will be very easy for you to understand what exactly this presumption means and what does the section 4 talks about. So पहला सबसे important word है rebut. इसका जो मीनिंग आपको गूगल में मिलेगा, इसका मतलब है टू आर्ग्यू दैट अ स्टेटमेंट और क्लेम इज नॉट ट्रू. सो आपने कुछ बोला कि ये आपने किसी चीज पे क्लेम किया, इफ यू आर्ग्यू दैट इट इज नॉट ट्रू, उसको हम कहते हैं रिब्यूट. एंड हेंस अगर कोई किसी चीज को हम रिब्यूटेबल बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो क्लेम के अगेंस्ट आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं वो रिब्यूटेबल हैं. एंड देन जो भी इरिब्यूटेबल होगा, इसका मतलब है कि कोई क्लेम किया है तो उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स नहीं दिए जा सकते. ओके, अब प्रिजम्पशन पे आते हैं. इसका मेन डिक्शनरी मीनिंग है एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को उसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उसको सच मान लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं. में सबको पता ही है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी. जैसे मैं कहता हूं इन दिस सिचुएशन यू मे डू दिस, इस सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हैं, बट अब बाउंड नहीं है कि आपको वही काम करना है उस सिचुएशन में. अब इसकी जगह पे अगर सेल होगा तो सेल का मतलब है एक्सप्रेसिंग एन इंस्ट्रक्शन, कमांड और ऑब्लिगेशन. अब अगर मैं कहता हूं कि इन सर्टन सिचुएशन यू शैल डू दिस, इसका मतलब है कि यू हैव टू डू दैट, यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन. ओके, तो अब इन इन वर्ड्स के मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हम एक्चुअल डेफिनेशंस पे आते हैं. प्रिजम्पशन, अ थिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ. ठीक है, अब ये कहानी है थोड़ी सी, आपको एग्जाम में आए इस पे तो आप लिख सकते हैं कि केस कोर्ट में जनरली कोई भी फैक्ट को एडमिट नहीं किया जाता है उसके प्रूफ के लिए बिना, बट कुछ कुछ केसेस में कोर्ट मान सकता है कि हाँ ये सच है बिना उसको साबित किए हुए भी. अब हम अगर प्रिजम्पशन का एग्जांपल देखें तो मान लो ए हैज लॉस्ट इट्स वॉच, बाद में वो बी से मिलती है, तो ये इट्स अ प्रिज्यूम दैट बी हैज स्टोलन द वॉच. अगला एग्जांपल है ए पोस्टेड अ लेटर टू बी, इट इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट लेटर विल बी डिलीवर्ड. Other example is when, say, we have two people inside a room. In the next morning, A is found dead, and police sees there is no way for anyone else from the outside to come in or go outside. So, police will obviously presume that B is the killer. Okay? अभी चलते हैं आगे. Presumption of fact. Presumption of fact क्या होता है कि this is on the basis of logic and on the human experience. कुछ चीजें जिनको हम सही मान लेते हैं अपने लॉजिक से एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. बट इन इस केस में कोर्ट कैन स्टिल आस्क फॉर द प्रूफ्स. आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा. जैसे लेटर हैज बीन पोस्ट, नेचुरल इन्फ्लुएंस वुड बी दैट इट हैज रीच्ड द एड्रेस. लेकिन अगर ये कोर्ट में मुद्दा उठता है, ये अजम्पशन होगा, लेकिन आपको स्टिल साबित करना पड़ेगा कि उसको मिल गया था. अभी एग्जांपल देखते हैं, हमने जो अभी अभी देखा कि ए का खून हो जाता है बी, और बी को प्रिज्यूम किया जाता है. पुलिस को जितना भी स्ट्रॉन्ग हो पुलिस का इंट्यूशन कि बी नहीं किया है, बट स्टिल कोर्ट में उसको साबित करना पड़ेगा, कोर्ट नहीं मानेगा इसको. जिसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ.
प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है इट्स नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक या ह्यूमन एक्सपीरियंस, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस गिवन इन द लॉ। हमारे कानून में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बेसिस पे होता है। दीज आर नथिंग बट सम लीगल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच सर्टेन प्रिजम्पशंस आर मेड। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो इरिब्यूटेबल होते हैं, ठीक है, पहले हम और दूसरे होते हैं रिब्यूटेबल। हमने रिब्यूट का मतलब जाना था, देखा था ना, रिब्यूट का मतलब, उसका मतलब होता है कि टू आर्ग्यू दैट अ क्लेम इज फॉल्स, या किस कोई क्लेम किया गया है वो सही नहीं है, उसके लिए आर्गुमेंट देना। तो इरिब्यूटेबल का मतलब है कि वो वाले लीगल रूल्स या वो वाले प्रिजम्पशंस विच आर नॉट ओवरकम बाय एनी एविडेंस, मतलब वो प्रिजम्पशन है तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगा एविडेंस के लिए कि उसको डिस्प्रूव किया जाए। एग्जाम्पल लेते हैं हम सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी का। इसमें कहते हैं नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अब जब ये साबित हो गया कि ये जिसने भी क्राइम किया है वो 7 साल से कम का है, तो उसके बाद कोर्ट कोई सबूत नहीं अलाउ करेगा, ये एज्यूम करेगा कि इट इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिब्यूटेबल प्रिजम्पशंस की। तो इसका मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट, जिनको हम रिब्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, व्हिच कैन बी रिब्यूटेड बाय एविडेंस इन द कोर्ट। ओके, अब आपने एक लाइन बहुत सबने सुनी होगी, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये हमारा लॉ कहता है, ठीक है, इसमें प्रिज्यूम क्या है, इनोसेंट। बट जब आप साबित कर देते हैं गुनाह उसने किया है, ठीक है, आपके पास आपको मौका दिया जाता है कि आप आर्गुमेंट्स दीजिए कि वो गिल्टी है, ठीक है, तो आप इसको रिब्यूट कर देते हैं। ऐसे ही सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, अगर आप 7 साल तक किसी किसी इंसान को आपने नहीं देखा है, उसके बारे में किसी ने सुना नहीं है, ठीक है, तो उसको डेड मान लिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने मान लिया डेड तो आप उसको साबित नहीं कर सकते, उसको डेड मानने के लिए कोई एविडेंस नहीं देना है, उसको डेड मान लिया गया है इस बेसिस पे, लेकिन आप स्टिल एविडेंस दे सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं कि ही इज अलाइव, ही इज नॉट डेड। अब आते हैं डेफिनेशंस जो सेक्शन 4 में स्पेसिफिकली दी हुई हैं। मे प्रिज्यूम, अब हमने देखा था मे का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये वो लीगल लॉज हैं जिनमें जिनमें ये प्रोविजन दिया गया है कि कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान सकता है, नहीं भी मान सकता, ठीक है। अगर मानेगा, कब तक मानेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। उसको अगर कोर्ट ने माना कि ये फैक्ट है, सही है, लेकिन वो उसको मौका दिया जाएगा ऑपोजिशन को साबित करने के लिए कि ये फैक्ट गलत है, लेकिन इसमें कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, उन सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को देख के ये मानना। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, सेक्शन 114 है, इसमें कुछ दिए गए हैं। सेक्शन 114 ए कहता है स्टोलन गुड्स के बारे में। अ मैन who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can count for his possession। अब कोर्ट मान सकता है कि जिससे वो स्टोलन गुड्स मिले हैं वही थीफ है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कोर्ट को बाकी कंडीशंस देख के लगे कोर्ट ना माने, लेकिन कोर्ट मान सकता है, वो प्रिजम्पशन ले सकता है। ऐसे ही केस है बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर एक्सेप्ट या एंडोर्स किया गया है तो कोर्ट मान सकता है कि वो एक्सेप्टेड या एंडोर्स्ड है फॉर द गुड कंसिडरेशन। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट में, सेल प्रिज्यूम। अब सेल का मतलब है, अब पीछे वाले में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन था, मे प्रिज्यूम में इसमें नहीं है, इसमें कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा सर्टेन लॉज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सेक्शन 113 बी है, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। कोई दहेज के संदर्भ में डेथ हुई है, वो कैसे मानेगा कोर्ट, अभी देखते हैं। इसमें इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर सवाल ये है कि हस्बैंड ने वाइफ की दहेज के लिए डेथ की है, और जब वाइफ की डेथ हुई उससे पहले
ये साबित हो जाता है कि वाइफ को हरासमेंट किया गया था, ठीक है, क्रूरलिटी का शिकार थी वाइफ, या फिर कोई भी दहेज का कनेक्शन था, तो कोर्ट शैल ऑलवेज एज्यूम दैट द पर्सन हैज कॉज्ड डॉगी डेथ। हाँ, उसको मौका मिलेगा साबित करने के लिए कि नहीं, ये डॉगी डेथ नहीं है, बट कोर्ट इसको मानेगा। कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो माने या ना माने, उसको मानना ही पड़ेगा ये, ठीक है। अब है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ ज्यादातर दो फैक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि when one fact is declared by this act to be conclusive proof of other, the court shall on proof of the one fact regard the other fact as proof। जैसे मान लो कि अगर फैक्ट ए is declared as a conclusive proof of fact B, तो अगर फैक्ट बी जो है वो साबित हो गया है, तो फैक्ट ए को ऑटोमेटिकली साबित मानना पड़ेगा, ठीक है। एंड फैक्ट बी साबित हो गया है और उस फैक्ट ए को डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, शेल नॉट अलाउ एनी एविडेंस टू बी गिवन टू डिस्प्रूव इट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, पहले नीचे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सिंपल है समझने में। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अब मान लो किसी बच्चे ने कोई खून किया है, ठीक है, आपने साबित कर दिया, उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स वो सब देके साबित हो गया कि बच्चा जो है वो 5 साल का है, 7 साल से कम बेसिकली, ठीक है, तो उसका वो ऑफेंस माना नहीं जाएगा उसको। अब कोई अब वकील कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मैं साबित कर सकता हूं कि इसने ये ऑफेंस किया है, ठीक है, उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा एविडेंस देने के लिए। जैसे ही ये साबित हो जाएगा कि बच्चा 7 साल से कम है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। ऐसे सेक्शन 112 है, आप इसको पढ़ लीजिए। ये बेसिकली बात करता है कि अगर किसी की शादी के दौरान कोई बच्चा होता है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा, अगर ये साबित हो जाता है कि उनकी शादी के टाइम के दौरान ही हुआ है वो बच्चा। तो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा, ये हो गया है हमारा कंप्लीट। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं इसका। हमने प्रिजम्पशन देखा था, किसी चीज को मान लेना। अब ये दो टाइप की होती हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। लॉ जो कि हमारे लॉ बुक में दिए गए हैं, फैक्ट जाने की अपनी समझ के हिसाब से हमने जो प्रिजम्पशंस बनाते हैं हम लोग, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है कोर्ट में। अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में एक रिप्यूटेबल होता है, इररिप्यूटेबल होता है। जो रिप्यूटेबल होता है मतलब उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं, इररिप्यूटेबल के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स नहीं दिए जा सकते। अब जो रिप्यूटेबल है उसी में आता है मे प्रिज्यूम या सेल्फ प्रिज्यूम। इन दोनों केसेस में उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन इररिप्यूटेबल में आर्गूमेंट्स नहीं दिए जा सकते। तो ये क्या है, इसमें आता है कंक्लूसिव प्रूफ। और जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, इसमें तो हमेशा ही आपको साबित करना पड़ता है। तो दीज आर ऑलवेज रिप्यूटेबल। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिजम्पशन। आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में।